नमस्ते। 2020 के भारतीय कृषि कानूनों के इस विस्तृत और बिल्कुल निष्पक्ष एक्सप्लेनर में स्वागत है। सच कहें तो इस विषय पर इतनी ज्यादा बहस और चर्चा हुई है कि असल मुद्दे कहीं छिप से गए हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य किसी भी राजनीतिक पक्ष को लिए बिना सिर्फ तथ्यों के आधार पर यह समझना है कि आखिर इन नीतियों में लिखा क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। हम इस काफी जटिल से दिखने वाले कानून को और इसके कारण होने वाले विरोध प्रदर्शनों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे छोटे किसानों की वास्तविकता से, फिर पहले बिल यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरे बिल यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम और तीसरे बिल यानी मंडी बाईपास को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एमएसपी के सुरक्षा जाल की और अंत में एक बहुत ही अहम समाधान यानी एफपीओ पर चर्चा करेंगे। पहला भाग, छोटे किसानों की वास्तविकता। अगर हम भारतीय कृषि की बात करें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। देश के लगभग 70% किसान छोटे पैमाने पर काम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद जमीनें बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बंट गईं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादातर किसानों के पास बस थोड़ी सी जमीन है, उनकी उपज कम है और सबसे बड़ी बात, बड़ी कंपनियों के सामने मोल भाव करने की उनकी क्षमता, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो लगभग न के बराबर है। इसी वजह से एक छोटा किसान हमेशा एक अजीब से आर्थिक जाल में फंसा रहता है। जरा सोचने वाली बात है, किसान बीज, खाद और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें बाजार से रिटेल यानी खुदरा कीमतों पर खरीदता है, लेकिन जब अपनी ही मेहनत से उगाई गई फसल बेचने की बारी आती है तो उसे थोक यानी होलसेल कीमतों पर बेचना पड़ता है। मतलब किसान बाजार में खुद कीमत तय नहीं कर पाता, बल्कि मजबूरी में उसे वही कीमत स्वीकार करनी पड़ती है जो उसे दी जाती है। अब किसानों को इसी शोषण से बचाने के लिए सरकारी मंडियों का सिस्टम बनाया गया था। एक सरकारी आयोग के मुताबिक अगर इस सिस्टम को सही से काम करना है तो हर 5 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए। लेकिन असली सच्चाई क्या है? पूरे भारत में बमुश्किल 7,000 मंडियां ही हैं। बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी भारी कमी है कि 40% से भी कम कृषि उपज ही इन विनियमित मंडियों तक पहुंच पाती है। एक आम छोटे किसान के लिए अपनी थोड़ी सी फसल लेकर मीलों दूर किसी मंडी तक जाना आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। दूसरा भाग, पहला कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। चलिए पहले कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक बहुत ही व्यवहारिक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी एक किसान के साथ एग्रीमेंट करती है कि वो फसल कटने के बाद 1000 टन टमाटर एक पहले से तय की गई कीमत पर खरीदेगी। मान लेते हैं 20 रुपए प्रति किलो। अब कमाल की बात यह है कि अगर फसल तैयार होने पर बाजार में टमाटर की कीमत अचानक गिरकर 10 रुपए भी हो जाए, तब भी उस कंपनी को कानूनी तौर पर किसान को 20 रुपए ही देने होंगे। ये व्यवस्था खास तौर पर किसान को भविष्य में कीमत गिरने वाले जोखिम से बचाती है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। कॉरपोरेट जगत के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद ही कुशल और शानदार व्यवस्था है, जिससे उन्हें सीधा फायदा होता है और उनकी सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर छोटे किसानों की बात करें तो वो काफी डरे हुए हैं। उनका डर यह है कि बड़ी कंपनियों के पास तो भारी भरकम और महंगे वकीलों की पूरी फौज होती है। ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो हमेशा एक तरफा हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कानून के मुताबिक अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सीधा अदालत में नहीं जाएगा, बल्कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास जाएगा। अब ऐसे में एक गरीब किसान उस दफ्तरशाही और लाल फीताशाही के बीच अपने लिए न्याय की उम्मीद भला कैसे कर सकता है? तीसरा भाग, दूसरा कानून, आवश्यक वस्तुएं। अब आते हैं दूसरे कानून पर। दशकों से भारत में एक नियम था कि एक तय सीमा से ज्यादा कृषि उपज का भंडारण यानी स्टोरेज करना पूरी तरह से गैरकानूनी था और ऐसा करने पर सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। ये जो नया कानून आया वो इन स्टॉक लिमिट्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी व्यापारी या बड़ी कंपनी अपने गोदाम में कितनी भी मात्रा में अनाज या फसल रख सकती है, वो भी बिना किसी कानूनी डर के। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा बदलाव क्यों किया? इसे समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करना होगा। भारत में कोल्ड स्टोरेज और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज्यादा कमी है कि हर साल मीट्रिक टन अनाज गोदामों में रखे रखे ही सड़ जाता है। सरकार का तर्क बड़ा सीधा सा है, जब तक कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में अनाज के भंडारण की छूट नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी प्राइवेट कंपनी देश के इस बेहद जरूरी कोल्ड स्टोरेज ढांचे में अपने करोड़ों रुपए का निवेश आखिर क्यों करेगी? तो एक तरफ तो सरकार का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बड़ी कमी को दूर करना है,
लेकिन दूसरी तरफ किसानों और आम जनता के मन में जमाखोरी का बहुत बड़ा डर बैठ गया है। इसे प्याज के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जब प्याज की फसल कटकर बाजार में आती है और सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तब बड़े व्यापारी सस्ते दामों पर सारा प्याज खरीदकर स्टोर कर लेंगे और वो इसे तब तक बाजार में नहीं निकालेंगे जब तक कि प्याज की भारी कमी न हो जाए और कीमतें बिल्कुल आसमान न छूने लगे। बाद में वे इसे मनमाने दामों पर बेचेंगे। इसी कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल शॉर्टेज और महंगाई के डर ने इस कानून को लेकर एक गहरा असंतोष पैदा कर दिया। चौथा भाग, तीसरा कानून, मंडी बाईपास। चलिए अब तीसरे कानून की तरफ बढ़ते हैं। नियमों के इस अंतर को ध्यान से समझना होगा। अगर कोई भी फसल एपीएमसी मंडी के अंदर बेची जाती है तो उस पर राज्य के टैक्स लगते हैं। जो खरीद रहा है उसके पास एक ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी है और किसान को 1 दिन के भीतर पेमेंट करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस नए कानून के तहत अगर व्यापार मंडी के बाहर होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस एक पैन कार्ड होने पर ही कोई भी व्यक्ति खरीदार बन सकता है और तो और पेमेंट करने के लिए भी 3 दिन तक का लंबा समय मिल जाता है। साफ तौर पर यह एक असमान खेल का मैदान या कहें अनइवन प्लेइंग फील्ड तैयार कर देता है, जहां मंडी के बाहर वाले बाजार को बहुत भारी आर्थिक और व्यावहारिक फायदे मिल जाते हैं। 5वां भाग, एमएसपी का सुरक्षा जाल। इन सारे बिलों और कानूनी बहसों के बीच जो एक शब्द सबसे ज्यादा गूंजा वो था एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा 23 विशेष फसलों के लिए तय की गई एक गारंटीड कीमत है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि अगर बाजार में फसल की कीमतें अचानक धड़ाम से गिर भी जाएं, तब भी किसानों को भारी नुकसान न उठाना पड़े। असल में ये किसानों के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा जाल है, एक ऐसा पक्का भरोसा जिसके दम पर वे खेती करते हैं। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो असली हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पूरे देश में केवल 6% कृषि उपज ही वास्तव में एमएसपी पर बेची जाती है। जी हां, सिर्फ 6%। बाकी की 94% उपज बाजार की दरों पर ही बिकती है। अब भले ही ये 6% का आंकड़ा देखने में बहुत छोटा लगता हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों के लिए, जो इस सिस्टम पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, इस इकलौते सुरक्षा जाल को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बहुत ही गहरा और बिल्कुल वास्तविक है। तो ये सवाल लाजमी है कि जब सरकार बार बार आश्वासन दे रही थी, फिर भी किसान इतने लंबे समय तक सड़कों पर डटे क्यों रहें? इसका मुख्य कारण एक ऐसा डर है जो चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। किसानों का मानना है कि टैक्स ना लगने की वजह से सारा का सारा व्यापार धीरे धीरे सरकारी मंडियों से बाहर चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो मंडियों को मिलने वाला राजस्व यानी रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सिस्टम में मंडियां ही नहीं बचेंगी तो सरकार के लिए इस एमएसपी वाले सुरक्षा जाल को भी पूरी तरह से खत्म कर देना कितना आसान हो जाएगा। यही वो सीधा सा गणित है जो इस पूरे भारी विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह बना। 6वां भाग, एफपीओ समाधान। अब इन सभी विवादास्पद कानूनों और तीखी बहसों से थोड़ा हटकर चलिए एक बहुत ही शानदार और जड़ से काम करने वाले समाधान की बात करते हैं। किसान उत्पादक संगठन, या जिसे हम शॉर्ट में एफपीओ कहते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जहां कई छोटे किसान एक साथ आते हैं, अपनी जमीन, अपने पैसे और संसाधनों को मिलाते हैं और एक बड़ी कॉरपोरेट इकाई की तरह मिलकर काम करते हैं। इसका सबसे जीता जागता और सफल उदाहरण है भारत का अमूल कोऑपरेटिव। अमूल ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि जब छोटे छोटे ग्रामीण किसान एकजुट होकर अपनी ताकत एक कर लेते हैं तो वो पूरे बाजार की दिशा बदल सकते हैं। एफपीओ छोटे किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यानी मोलभाव करने की कमी को सीधे तौर पर खत्म कर देता है। जब किसान अकेले अकेले काम ना करके हजारों की संख्या में एक बड़ी कंपनी की तरह काम करते हैं तो उनके पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपनी शर्तों पर सीधी बातचीत कर सकें। फिर वे अपने उत्पाद की एकदम सही कीमत खुद तय कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ सरकारी मंडियों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होती। सच कहें तो ये एक ऐसा ठोस समाधान है जो हमारे ग्रामीण श्रमिकों को वास्तव में खुद को सशक्त बनाने का मौका देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। देखिए, नीतियां कागज पर कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो या समाधान सुनने में कितने भी तार्किक और सही क्यों ना लगें, एक बहुत ही गहरी और मूल समस्या आज भी बनी हुई है और वो है भरोसे की भारी कमी। सरकार की मंशा और किसानों की गहरी चिंताओं के बीच जो ये अविश्वास की इतनी बड़ी खाई है, क्या इसे पाटे बिना कोई भी नीति जमीन पर कभी भी सफल हो सकती है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो भविष्य में किसी भी सुधार को लाने से पहले जरूर पूछा जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए।